प्रधानमंत्री मोदी ने देश से ईंधन बचाने की अपील की है और इस अपील का असर भी दिखने लगा है। सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले में आधी से ज्यादा गाड़ियों को हटा दिया। तुरंत ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफिले को आधा करने का फैसला ले लिया। देखते ही देखते बीजेपी शासित राज्यों में भी इसका असर नजर आने लगा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने कॉन्वॉय को कट करने में देरी नहीं की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अपना काफिला छोटा करने के साथ ही अपनी विदेश यात्राओं को भी रद्द कर दिया है। वहीं गुजरात के राज्यपाल ने ईंधन बचाने की मुहिम के तहत हवाई यात्रा न करने और चॉपर का इस्तेमाल बंद करने समेत कई बड़े फैसले किए हैं। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार और सोमवार को देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की और बुधवार को उन्होंने खुद अपने काफिले में कटौती का निर्देश देकर एक शानदार नजीर पेश कर दी। पीएम मोदी ने अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियां 50% तक कम करने का निर्देश दे दिया है। पीएम ने खुद अपने काफिले को डाउन साइज करने का फैसला किया तो देश भर में उसका असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले को पहले के मुकाबले काफी छोटा कर लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपने सरकारी काफिले में कटौती कर दी है। बुधवार सुबह जब वो राजूला में एक कार्यक्रम में पहुंचे तो उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां ही नजर आईं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अपना काफिला छोटा करने के साथ अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया है। हर्ष संघवी को इस महीने के आखिरी सप्ताह में अमेरिका जाना था। वो गुजराती कन्वेंशन कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे। हालांकि प्रधानमंत्री की 1 साल के लिए विदेश यात्रा टालने की अपील के बाद उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया है। वहीं गुजरात के आरोग्य मंत्री और श्रम मंत्री ने भी अपने एस्कॉर्ट वाहन छोड़ने का फैसला लिया है। देश के शीर्ष नेतृत्व के बाद राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री ईंधन बचाने के लिए अपने काफिले में कटौती करते दिख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फैसला लिया है कि देश में ईंधन की स्थिति सामान्य होने तक वे किसी भी कार्यक्रम के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राज्यपाल देवव्रत ने तय किया है कि वे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की बजाय ट्रेनों, बसों और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने काफिले में वाहनों की संख्या कम से कम रखने का निर्देश भी दे दिया है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य व्रत ने ऑस्टेरिटी मेजर्स को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने अधीन आने वाली संस्थाओं को भी इसे अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। ईंधन बचाने के लिए पीएम की अपील ने जिस तरह से देशव्यापी सत्याग्रह का रूप ले लिया है, उससे उम्मीद है कि आम लोग भी प्रेरणा लेंगे और अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का भारी भरकम बोझ भी कम हो जाएगा। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक की, जिसे लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। राजकोट में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। एनटीए की अर्थी निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया गया और चक्का जाम करके केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। नीट पेपर लीक मामले में छात्र संगठन आग बबूला हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं।
राजकोट में गुजरात एनएसयूआई के अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी के साथ बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। शहर के किसानपरा चौक पर एनटीए की अर्थी निकाली, चक्का जाम किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे दोनों तरफ जाम लग गया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर डिटेन करना शुरू कर दिया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी को भी हिरासत में लिया गया और सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी का कहना है कि बार बार पेपर लीक होना बताता है कि मौजूदा सरकार और सिस्टम फेल है। एनएसयूआई की ओर से अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। एनटीए के द्वारा ली गई 2026 की नीट की एग्जाम कल रद्द की गई। ये एग्जाम का पेपर लीक हो गया था। हम कहते हैं ये पेपर नहीं लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लीक हो रही है। बार बार पेपर लीक की घटना पूरे देश में हो रही है, गुजरात में हो रही है, फिर भी सरकार को किसी भी प्रकार का इसमें एक्शन ना लेके कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं उसके साथ अन्याय करने का काम करती है। उसी के विरोध में आज गुजरात एनएसयूआई ने रोड पे उतर के एनटीए की ननामी निकाल के चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया और हमारी मांग है कि जो इस पेपर लीक में शामिल है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और दूसरा मेरा मानना ये है कि पूरी जिम्मेवारी शिक्षा मंत्री की होती है, तो ये देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्षी दल इस पेपर लीक कांड को सीधे बीजेपी की कारस्तानी बताने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तो जेनजी से नेपाल, बांग्लादेश जैसा आंदोलन करने का आह्वान तक कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। केजरीवाल का आरोप है कि साल 2014 के बाद से देश में 93 पेपर लीक हुए हैं और किसी एक मामले में सजा नहीं हुई। 2024 के नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच भी की थी, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन आरोपी जमानत पर घूम रहे हैं। अब पेपर लीक की जिम्मेदारी एनटीए पर डालते हुए उसे भंग करने या नीट की परीक्षा उसके दायरे से बाहर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मामला अदालत में पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि सीबीआई इस मामले में सिंडिकेट के सबसे बड़े चेहरे तक पहुंच पाती है या नहीं। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। एग्जाम के बाद से रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आए। अहमदाबाद में एक स्कूल के टॉपर छात्रों ने आज तक से क्या कुछ कहा, सुनिए। सीबीएसई 12th का रिजल्ट जारी हो चुका है। हम अहमदाबाद के तुलिप इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जिनका रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है। इन्हीं छात्रों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है और किस स्ट्रीम का रिजल्ट था आपका और क्या रिजल्ट आपने हासिल किया है? मेरा नाम दीपश्री पुष्किन शुक्ला है। 12th कॉमर्स सीबीएसई में मेरे 94% आए हैं। अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करें तो किन सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं और कितनी मेहनत इसके लिए आपको करनी पड़ी और जो परिणाम इतना शानदार आपको मिला है तो श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे अकाउंट्स इको और बीएसटी मेन सब्जेक्ट होते हैं। अकाउंट्स में मेरे 100 on 100 आए हैं, बीएसटी में 94 और इकोनॉमिक्स में 93। श्रेय पेरेंट्स को, टीचर्स को ऑफ कोर्स और खुद को भी दूंगी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। जी, मेरा नाम अर्जुन बग्गा है। मैं 12th ह्यूमैनिटीज़ सीबीएसई में मेरा 88% आया है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया पहली बार, तो यही बोलना चाहूँगा मैं। आगे क्या करना चाहते हैं, क्या अब सपने हैं जो साकार करना चाहते हैं? जी, मैं वैसे तो स्पोर्ट्स में हूँ अभी। मैं रेसिंग का सपना देखता हूँ, बाहर अब्रॉड जाके मैं रेसिंग करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है अभी। तो मेरा नाम आदित्य अनिल कुमार नायर है। मैं 12th सीबीएसई कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ और मैंने 92.4% स्कोर किया है।
कितनी मेहनत करनी पड़ी, दिन में कितने घंटों की पढ़ाई आप करते थे, अब आगे क्या सोच रहे हैं? मेहनत तो बहुत लगी, बहुत दिन रात एक कर दिया है। अभी आगे मैं अब्रॉड जाने का सोच रहा हूँ। मेरे को टेनिस खेलना है, मैं एक टेनिस प्लेयर हूँ, तो मेरे को टेनिस खेलने का बहुत शौक है, तो मैं उसमें अपना करियर परस्यू करना चाह रहा हूँ। खेल के साथ अच्छा परिणाम? हाँ बिल्कुल। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ और मेरा परसेंटेज 92.2 है। क्या करना चाहते हैं आप? आपकी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स और मेरे गार्डियंस को देना चाहूँगा। और हाँ, बस परिणाम के बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, खुद में कॉन्फिडेंस की एक लहर देख रहा हूँ और आगे नीट यूजी परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दूँगा। मेरा नाम आदि भरवाड़ है और मेरे को 70% आया कॉमर्स स्ट्रीम में से। क्या करना चाहते हैं आप? अभी डिसाइड तो नहीं किया, पर लॉ और कोई स्ट्रीम्स में देखता हूँ जो अच्छे बेनिफिट्स देते हैं मेरे को। सीबीएसई का रिजल्ट जो कि बच्चों को लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार 12th सीबीएसई ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। और रिजल्ट की भी बात करें तो बच्चों में खुशियां देखी जा रही हैं। और अब 12th के बाद जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो सीए या एलएलबी की तरफ अपनी निगाहें आगे दौड़ा रहे हैं। साथ ही में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिनकी नीट यूजी की एग्ज़ाम कैंसिल हुई है, वो नीट यूजी की एक बार फिर से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि अब जल्द तारीख का ऐलान हो। साथ ही में जो ए ग्रुप के बच्चे हैं उनका भी अच्छा खासा परिणाम जारी हो चुका है। कैमरा पर्सन सैयद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। इसी बीच कच्छ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। कच्छ के मोटा भाडिया गांव में एक शादी समारोह के दौरान असली सोने के नोट उड़ाए गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोक कलाकार मानसी गढ़वी के कार्यक्रम के दौरान मेहमानों के द्वारा कलाकारों पर सोने के नोटों की बारिश की जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गुजरात का गिर शेरों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब गिर एक और वजह से फेमस हो रहा है और वो वजह है यहाँ की यूनिक थ्रेड आर्ट। थ्रेड आर्ट में छोटी छोटी कीलों और रंग बिरंगे धागों की मदद से अद्भुत तस्वीरों को तैयार किया जाता है, जो न केवल पर्यटकों को आकर्षित करती हैं बल्कि युवाओं के रोजगार का जरिया भी हैं। जूनागढ़ के गिर शासन इलाके की पहचान अब सिर्फ एशियाटिक शेर नहीं रह गई, बल्कि ये थ्रेड आर्ट यहाँ की नई पहचान बन गया है। पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ थ्रेड आर्ट पसंद करने वाले लगातार बढ़ गए हैं। लकड़ी के बोर्ड पर हजारों छोटी कीलें लगाकर रंगीन धागों को एक खास डिजाइन में जोड़कर तैयार होती है ये थ्रेड आर्ट से एक जीवंत तस्वीर। सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर, भगवान शिव, गणेश जी, खोडियार माता जी, सरदार पटेल और गौतम बुद्ध की तस्वीरों को थ्रेड आर्ट कलाकार बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार करते हैं। थ्रेड आर्टिस्ट बताते हैं कि गिर घूमने आने वाले देश विदेश के पर्यटक इस कला को यादगार के रूप में ले जाना पसंद करते हैं। लायन का घर है, बराबर है, तो सबसे ज़्यादा लायन ही चलता है, क्योंकि लोग आते हैं तो उसको कुछ मेमोरी चाहिए गिर से, बराबर। तो गिर की मेमोरी क्या है, तो गिर की मेमोरी लायन है। तो लायन की छोटी से लेके बड़ी तक, मतलब 600 रुपये से स्टार्ट होती है तो 10,000 तक की लायन की पिक्चर्स हम बनाते हैं। तो सब अलग अलग, जिसको जितना कंफर्टेबल हो उतना पीस वो लेके पूरा मेमोरी उसके पास रखते हैं। कलाकार बताते हैं कि अगर कोई ग्राहक किसी विशेष तस्वीर या कमर्शियल डिजाइन की मांग करते हैं तो उसे भी तैयार किया जाता है। यानी धागों और कीलों से किसी भी कल्पना को आकार देना ही इनका ये हुनर है। खास बात ये है कि इसमें धर्म, मेहनत और रचनात्मकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तस्वीर को तैयार करने में कई घंटे से लेकर कई दिन तक का समय लग जाता है। इस आर्ट की कीमत लगभग 600 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है। 20-25 साल से कर रहे हैं। हमारा मित्र है सुरेश भाई रूपारेलिया, जो काफ़ी लोगों को उनके साथ जोड़कर ये पूरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो अभी बनाया हुआ है। और पूरा इंडिया में और इंडिया के बाहर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह पे यहाँ से हम भेजते हैं और सब लोग हमें ऑर्डर करते हैं। यहाँ करीब 20 युवा इस कला को अपने रोजगार का जरिया बना चुके हैं। ये कला अब गिर की एक खास पहचान बन चुकी है।
एशियाटिक शेरों को देखने आने वाले पर्यटक यहाँ शेर हकीकत में देखने के बाद एशियाटिक शेरों को इस कला के जरिए तस्वीर के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यानी एशियाटिक शेरों ने थ्रेड आर्ट को भी गिर की सांस्कृतिक पहचान का एक खास हिस्सा बना लिया है। जूनागढ़ के गिर शासन से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।